नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो शारीरिक शिक्षक भर्ती 2013 से रिलेटेड रहेंगे। यानी 2013 का जो पेपर दिया गया था शारीरिक शिक्षक भर्ती का, उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे आपको हल करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, 2013 में जो शारीरिक शिक्षक भर्ती का जो पेपर का लेवल था वो आपको पता चलेगा, लेकिन अपन ने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 40 प्रश्नों को ही शामिल किया है। इसके बाद में फिर अपन दूसरे पार्ट में बाकी प्रश्नों को शामिल कर लेंगे। तो चले दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा आप निःशुल्क उठा सकते हैं। तो चले दोस्तों, आज की अपनी जो सीरीज़ रहेगी वो सीरीज़ नंबर 29 यानी 29 नंबर की सीरीज़ रहेगी। और दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करते रहे। और अगर आपको प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की चाहिए तो वो आप जो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उससे आप ज्वाइन करके आसानी से PDF और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज की जो प्रश्नोत्तरी 40 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं वो 2013 से रिलेटेड भर्ती के हैं, राजस्थान शारीरिक शिक्षक भर्ती से। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रश्नों का लेवल पूछा जाता है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, सब्जेक्ट में वही लगभग प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो इनसे रिलेटेड आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। कैसे प्रश्न बनेंगे, तो पहला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 1। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ हुई? ये आपको बताना है दोस्तों। जो ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ हुई ये आपको बताना है दोस्तों। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ यानी ओथ का जो फर्स्ट बार स्टार्ट की गई थी ओथ, वो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 में इसमें 1936, 28, 20 या 12 इनमें से कौन सा ओलंपिक रहेगा? तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार शपथ शुरू की गई थी। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊं तो आपको ये खिलाड़ियों की शपथ थी। इसके अलावा जो डोपिंग के खिलाफ पहली बार शपथ दिलाई गई थी वो सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में दिलाई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डोपिंग के खिलाफ पहली बार जो शपथ दिलाई गई थी वो सिडनी ओलंपिक सन 2000 में दिलाई गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों मसाज, मालिश यानी मसाज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा गया है। तो दोस्तों, मालिश यानी मसाज जो आपने टॉपिक पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है ये पूछा गया है। कौन सा प्रभाव रहेगा? रक्त परिसंचरण तंत्र, त्वचा पर, विभिन्न तंत्रों पर या फिर उपरोक्त सभी पर? तो प्रश्न नंबर 2 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी रक्त सभी तंत्रों पर मालिश का प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला नंबर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों की PDF और आंसर की आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता कौन है? ये लगभग बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है और वेरी इजी भी प्रश्न रहेगा दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक खेलों का पिता जिसे जनक भी कहा जाता है कौन रहेगा ये पूछा गया है दोस्तों। तो आधुनिक खेलों का पिता जनक, ये किसे कहेंगे? इजी रहेगा दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो नॉर्मल सभी अगर आपने थोड़ा सा बहुत ध्यान दिया है ओलंपिक से रिलेटेड टॉपिक पर तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कुबर्टीन, यानी पियरे डी कुबर्टीन जो फ्रांस के थे, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस के कुबर्टीन थे, उसने आधुनिक ओलंपिक खेलों का पिता जनक किया, इसको पितामह कहा जाता है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? ये भी इजी है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड प्रश्न बनने की पूरी संभावना है दोस्तों, क्योंकि इसका लगभग इस खिलाड़ी का, महान खिलाड़ी का जो अभी इसी ईयर में निधन हो गया है, तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतीय फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, यानी उड़ने वाला सिख किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 4 इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों मिल्खा सिंह। ये आपको ध्यान रखना है, मिल्खा सिंह रहेगा फ्लाइंग सिख के नाम से, जिसे 1960 के रोम ओलंपिक में, ये आपको ध्यान रखना है, वो उसने 4th पोजीशन यानी चौथा स्थान हासिल किया था। अब तक का एथलेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहेगा दोस्तों। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करते रहिए। तो प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों अपना,
वैदिक काल का युग है। यहाँ पे दोस्तों वैदिक काल का टाइम पीरियड यानी युग पूछा गया है, समय पूछा गया है। ये आपको बताना है कि वैदिक काल का समय इनमें से कौन सा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 500, 3000 से 200 ईसा पूर्व। तो प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो 2000 से 1000 ईसा पूर्व। ये आपको ध्यान रखना है, सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का 2000 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। बिना, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन कर लेना एक बार, ये गांव नहीं है, यहाँ पे घाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, घाव। तो ये आपको करेक्शन करके ही इसको प्रश्न का सही जवाब देना है दोस्तों। तो बिना घाव के हड्डी टूटना कहलाता है, ये पूछा गया है कि हड्डी का टूटना, बिना घाव की हड्डी टूट जाती तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा। तो अगर दोस्तों इससे रिलेटेड भी अगर आपने क्लास नहीं ली है तो आर के फिजिकल एजुकेशन पर आप जाके फ्रैक्चर यानी हड्डी से रिलेटेड चोटों की आप क्लास ले सकते हैं, आसानी से इस प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। तो बिना घाव की हड्डी टूटना कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सिंपल फ्रैक्चर। बिना घाव की हड्डी टूटती है वो सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है, यानी जो हड्डी रहेगी वो बिना घाव के त्वचा से बाहर नहीं आएगी। ये त्वचा है, इस त्वचा में ये हड्डी अंदर से टूट जाती है, मान लो ये टूट गई तो ये त्वचा से बाहर नहीं आ रही, इसका मतलब ये सिंपल फ्रैक्चर कहलाएगा। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों सिंपल फ्रैक्चर। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 7। और दोस्तों यहाँ पे जो कुछ टाइपिंग मिस्टेक जरूर रह जाती है तो आप उसको बिल्कुल भी गलत नहीं माने, आपको वैसे प्रश्नों का पता रख के ही जो जवाब दिया जा रहा है वो भी सुनना ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है। ये आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पे माइकल जॉर्डन है वो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहेंगे। दोस्तों पूछा गया था माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित रहेगा, तो ये आपको बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और रग्बी इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा बास्केटबॉल का खिलाड़ी माइकल जॉर्डन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, यूएसए का प्लेयर रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का विख्यात यानी बहुत ही फेमस खिलाड़ी था, ये आपको ध्यान रखना है। चलें दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देते रहे, कैसे लगे आज की प्रश्नोत्तरी और कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं वो भी अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहे। और प्रतिदिन की क्लासों से रिलेटेड अगर प्रश्न आपको पीडीएफ और आंसर की चाहिए तो वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8। त्वचा की चोट है, यहाँ पे दोस्तों त्वचा की यानी स्किन की जो इंजरी रहेगी वो क्या कौन सी रहेगी, ये पूछा गया है। इजी रहेगा दोस्तों चोटों से रिलेटेड टॉपिक भी। तो रगड़, अंदर की चोट, खिंचाव या उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा रहेगा जो त्वचा की यानी त्वचा की स्किन की चोट रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, आपको बताना है कि त्वचा की चोट कौन सी होती है। रगड़ होती है, अंदर की चोट होती है, खिंचाव होता है, तो क्या रहेगा इसका आंसर ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 8 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रगड़ त्वचा की चोट होती है, जिसे अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं रगड़ को, तो वो एब्रेजन बोलते हैं अपन इसको, एब्रेजन, ये भी आपको ध्यान रखना है वो रहेगी रगड़ यानी एब्रेजन या खरोंच भी इसे बोलते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ये किसने दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी दोस्तों। लगभग यहाँ पे इजी तरीके से प्रश्न बार बार रिपीट होता ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे इसमें कोई ज़्यादा खास दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 9 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थार्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रतिपादक रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, यह नरम उत्तक चोट है। यहाँ पे दोस्तों नरम यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कौन कौन सी है, ये पूछा गया है। नरम उत्तक चोट यानी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यहाँ पे दोस्तों अपन ने सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड बोन इंजरी और मसल्स इंजरी से रिलेटेड अपन ने 3 प्रकार की इंजरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मसल्स इंजरी और बोन इंजरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी नरम उत्तक चोट कौन सी रहेगी वो पूछा गया है। तो खिंचाव, रगड़, मोच या उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो उपरोक्त सभी यानी खिंचाव, ये टेंडन से संबंधित होती है, मांसपेशी से संबंधित होती है, रगड़ ये त्वचा से, और मोच स्प्रेन ये मोच होती है टेंडन से संबंधित होती है। इस प्रकार ये
तीनों प्रकार की चोट है, जो तीन अलग अलग जगह लगती है और तीनों ही अलग अलग फैक्टर की चोट है, लेकिन ये तीनों ही क्या है तो वो रहेगी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी नरम ऊतक की चोट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रकृतिवाद आधारित है। यहाँ पे दोस्तों प्रकृतिवाद जो नेचुरलिज्म है, ये प्रकृतिवाद किस पर आधारित है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो आपने दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी से रिलेटेड जो स्कूल देखी है, फिलोसॉफी से रिलेटेड जो अपन ने स्कूल चार प्रकार की स्कूल पढ़ते हैं अपन, प्रकृतिवाद, यहाँ पे दूसरी पढ़ती है आदर्शवाद या प्रयोजनवाद, इनमें से जो प्रकृतिवाद है वो किस पर आधारित रहेगा ये पूछा गया है। तो विचारों पर, मन पर, प्रकृति पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो प्रकृतिवाद, प्रकृति पर आधारित रहेगा, यानी जितने भी कार्य किए जाएंगे वो नेचुरल तरीके से किए जाएंगे। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों अपना, वह अदृश्य है परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में। ये कौन सी चीज़ है जो हमेशा अदृश्य है यानी दिखाई नहीं देती है परंतु वो हमेशा उपस्थित रहती है, और वो किस में रहेगी तो वो गति में उपस्थित रहेगी। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो वो अदृश्य रहती है परंतु हमेशा उपस्थित रहती है और वो गति में ही रहती है, गति में उपस्थित रहती है, ये पूछा गया है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा, बल रहेगा, ऊर्जा, बाहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बल यानी फोर्स, वो हमेशा इधर से रहता है, दिखाई नहीं देता है और हमेशा उपस्थित रहता है, लेकिन वो किस में तो गति में, यानी गति तभी होगी जब बल लगेगा, तो ये किस में रहेगा तो वो गति में रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म आधारित है, ये किस पर आधारित है। यहाँ पे दोस्तों आइडियलिज्म, आदर्शवाद जिसके जनक प्लेटो है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आदर्शवाद आइडियलिज्म किस पर आधारित रहेगा ये पूछा गया है, मन पर, व्यवहार पर, सोचने पर या विचारों पर। तो आदर्शवाद किस पर रहेगा, आइडियलिज्म, ये आपको ध्यान रखना है किस पर आधारित रहेगा। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर वो रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विचारों पर आधारित रहता है, वो आइडियलिज्म कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 13 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों विचारों पर आधारित। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों से रिलेटेड जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कराया गया है वो आप ज्वाइन करके आसानी से PDF आंसर की प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों अपनी तैयारी को शानदार और जानदार आसानी से बना सकते हैं। और अगर दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब और लाइक करके प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों की भी आप आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को भी बेहतरीन मजबूत बना सकते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है। यहाँ पे दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटीज़ होती है, इसका डेवलपमेंट किसके तहत होता है ये पूछा गया है। शारीरिक शिक्षा में जो पर्सनालिटीज उसका डेवलपमेंट किसके तहत रहेगा, यानी शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होगा ये पूछा गया है। व्यवहारवाद के, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या मानवतावाद, इनमें से किसका आंसर, कौन सा आंसर सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 का, कि शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत रहेगा। तो वो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आदर्शवाद। यहाँ पे जो आदर्शवाद होता है वो रहेगा दोस्तों किसका, व्यक्तित्व विकास के लिए उपयुक्त रहेगा, वो रहेगा आदर्शवाद। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जिसे अपन आइडियलिज्म भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। और दोस्तों जितने भी प्रश्न है वो लगभग सभी प्रश्न 14 के 14 यानी जितने भी 40 के 40 प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर में सेलेक्ट किए गए हैं वो 2013 से शारीरिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे सब मिल गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार पेपर का पैटर्न रहता है। लगभग इससे 19-20 ही पैटर्न में चेंजिंग होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही रिपीट होते हैं, तो आपको ज़्यादा इससे टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी तैयारी को शानदार और जानदार विभिन्न क्लासों और प्रश्नोत्तरी MCQs के माध्यम से आपको तैयारी मजबूत बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिदिन आप MCQ से रिलेटेड प्रश्नोत्तरी को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें और डेली सुबह जो अपनी 8 AM पर क्लासेज चलती है उसको आप लेकर आसानी से अपनी तैयारी को और भी शानदार बना सकते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। यहाँ पे सोनाक्षी राठौड़ का संबंध है, यहाँ पे दोस्तों सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किस खेल से रहेगा ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2013 से रिलेटेड प्रश्न है, 2013 में पूछा गया था। अब जो 2022 से रिलेटेड एग्जाम रहेगी अपनी, उसमें आपको लेटेस्ट जो खिलाड़ी जितने भी मेहनत करते हो, वो जितने भी पॉपुलर खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड आपको खेल, उनके इवेंट को जरूर ध्यान रखना है। तो सोनाक्षी राठौड़ का संबंध किससे रहेगा ये पूछा गया है। शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम या बैडमिंटन, इनमें से कौन सा रहेगा सोनाक्षी राठौड़ का संबंध। तो प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शतरंज, यानी चेस से रिलेटेड प्लेयर है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सोनाक्षी राठौड़।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिंग पोंग संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों पिंग पोंग किससे संबंधित है, ये लगभग 2018 की वैकेंसी से रिलेटेड प्रश्न भी रहेगा। 13 में भी रिपीट हुआ था, 18 में भी, और इस प्रकार ये दोस्तों लगभग प्रश्न रिपीट होता ही रहता है। तो पिंग पोंग संबंधित है, ये किससे संबंधित रहेगा, तो दोस्तों पिंग पोंग उपनाम है। यहाँ पे ये उपनाम है, दूसरा नाम है। तो ये उपनाम किस खेल का है ये आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो पिंग पोंग किससे रहेगा, लॉन टेनिस, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस या जूडो। तो इसमें सही आंसर प्रश्न नंबर 16, और इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा टीटी यानी टेबल टेनिस का उपनाम पिंग पोंग। गोशिमा, वीएफ ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोशिमा भी होती है, और जो वीएफ है वो भी टीटी से संबंधित होती है। वीएफ इस प्रकार जो नाम है वो टेबल टेनिस से रिलेटेड रहेगा, पिंग पोंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों। यहाँ पे एस का संबंध है दोस्तों, यहाँ पे रिलेटेड है एस का संबंध। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ था 2013 से, 2013 की भर्ती में आया था। इस प्रकार 2018 की भर्ती में भी रिपीट हुआ था दोस्तों ये प्रश्न। इस प्रकार दो कंटिन्यू प्रश्न 2013 से 2018 की भर्ती में रिपीट हुए हैं। ये इससे पहले वाला प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 17 दोनों ही 2013 और 2018 की वैकेंसी में ये बार रिपीट हुआ है। तो चलिए दोस्तों एस का संबंध किससे है ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या शतरंज, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, लॉन टेनिस से संबंधित रहेगा, वो रहने वाला है। एस का संबंध लॉन टेनिस से रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे टेबल टेनिस से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस से नहीं रहेगा, लॉन टेनिस से रिलेटेड रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने जवाब देते रहे। और अगर आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 18 रहेगा अपना साइटियस, अल्टियस और फोर्टियस। दोस्तों ये जो ओलंपिक मोटो से रिलेटेड सब जो प्रश्न पूछा गया है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो सीटियस, अल्टियस और जो फोर्टियस है इसका किससे तात्पर्य क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर बार रिपीट होने वाला प्रश्न सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, इसका आपको अर्थ जरूर ध्यान रखना है। हर बार हर वैकेंसी में रिपीट होता है, वो लगभग 100% रिपीट होने वाला प्रश्न है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 18 इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस, और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। इसको सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस को, यानी सीटीएस का अर्थ होता है तेज, तो इसका मतलब फास्टर, और अल्टीएस का मतलब ऊंचा यानी हायर, और फोर्टियस का मतलब मजबूत यानी स्ट्रॉन्गर। इस प्रकार ये अपने को तीनों के ही अलग अलग ये आंसर अर्थ है वो भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी वो भी आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहें। और प्रतिदिन की क्लासों की महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आप प्राप्त करने के लिए दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया गया है उसे आप ज्वाइन करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्लासिकल एज का संबंध किससे है ये पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे जो क्लासिकल एज है इसका संबंध किस काल से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी बार बार रिपीट होता है दोस्तों। यहाँ पे जो क्लासिकल एज का संबंध रहेगा वो कौन से काल से रहेगा, एथेंस, होमर काल, डेनमार्क या स्पार्टा काल। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर क्या रहने वाला है वो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों स्पार्टा काल से संबंधित क्लासिकल एज होती है दोस्तों। यहाँ पे जो जन्म से 7 वर्ष तक होता है वो बच्चा माँ के पालन पोषण में रहता है। 7 से 12 तक वो उसको अनुशासन सिखाया जाता है, और इस प्रकार 12 से 20 तक कठोर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, और 20 वर्ष के बाद उसे देश की सेवा में लिया जाता है। इस प्रकार अपने को ये भी फैक्ट अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 रहेगा अपना अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पे ये आपको बताना है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में, नेचर में जो परिवर्तन आता है ये क्या कहलाता है दोस्तों। साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न रहेगा ये भी। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो विकास, सीखना, वृद्धि, इनमें से कौन सा कहलाएगा ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो लर्निंग यानी सीखना कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो सीखना कहलाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा अपना श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है। यहाँ पे दोस्तों हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ स्थित है ये पूछा गया है।
दोस्तों अपन जिसे शॉर्ट में HVPM हनुमान व्यायाम प्रसारण मंडल बोलते हैं, HVPM, जिसकी स्थापना 1914 में ये हुई थी, लेकिन ये कौन सी जगह हुई थी ये पूछा गया है। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, इसकी स्थापना 1914 में कहाँ हुई थी ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे मद्रास, पटियाला, नागपुर या अमरावती, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों अमरावती, महाराष्ट्र में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 रहेगा इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान स्थित है। यहाँ पे दोस्तों इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा, इंदिरा गांधी फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स साइंस, ये संस्थान कहाँ स्थित है ये पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड साइंस, ये इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, इनमें से कौन सा आंसर सही रहने वाला है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। और दोस्तों आज की प्रश्न उत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप जरूर अपने जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे। और प्रतिदिन की क्लासेस से रिलेटेड PDF भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको प्रश्न उत्तरी और डेली क्लासेज आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया है। यहाँ पे दोस्तों शिक्षण विधि से रिलेटेड प्रश्न है। तो किंडरगार्टन यानी इसका विकास किसने किया है ये पूछा गया है। और दोस्तों लगभग 2-3 विधि फेमस विधि रहेगी, वो ही लगभग हर बार क्वेश्चन के तौर पर रिपीट होती है। तो किंडरगार्टन ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेरिया मोंटेसरी है उससे रिलेटेड जो मोंटेसरी विधि है वो भी आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार 2-3 विधि जो इंपॉर्टेंट बार बार रिपीट होने वाली विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि होती है। इस प्रकार आपको ये जो डाल्टन विधि होती है इनसे रिलेटेड आपने को फैक्ट जरूर याद रखने हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति का विकास करने वाला कौन सा रहेगा यहाँ पे ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा फ्रोवेल, यानी 23 प्रश्न नंबर का सही आंसर रहने वाला वो फ्रोवेल किंडरगार्टन पद्धति का विकास या जनक रहेगा। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों, पाइथियंस खेलों का संबंध है। यहाँ पे दोस्तों जो पाइथियंस खेल है इसका संबंध किससे रहेगा दोस्तों ये आपको बताना है। कौन से काल में ऐसे खेल खेले जाते थे जो पाइथियन खेल, यहाँ पे दोस्तों जो इस्तेमेन नियमेन और जो पाइथियन ओलंपिक्स ये खेल होते थे वो कौन से काल से रिलेटेड ये आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो प्रश्न नंबर 24 पाइथियंस खेल वो एथेंस काल से रिलेटेड रहेंगे, ये आपको बताना है। और दोस्तों यहाँ पे भी एथेंस में भी अगर देखें तो अब ये पूर्व एथेंस काल से रिलेटेड खेल रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और एथेंस जो 4 प्रकार के खेल होते थे यहाँ पे दोस्तों, जो ओलंपस, पाइथियन, इस्तेमेनो, नियमेन 4 प्रकार खेल होते थे उन्हें अपन जो पेनहेलेनिक खेल कहते थे, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 पेनहेलेनिक उत्सव संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों इससे रिलेटेड ही जो 24 नंबर पर 24 नंबर का प्रश्न है था वो 25 नंबर से रिलेटेड ही रहेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया तो इसमें जो प्रश्न नंबर 25 वो प्रश्न नंबर 24 से रिलेटेड ही है। तो पेनहेलेनिक उत्सव संबंधित है। यहाँ पे दोस्तों पेनहेलेनिक उत्सव किससे संबंधित है ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा कौन से काल से संबंधित है जो पेनहेलेनिक खेल रहेंगे ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जर्मनी से, एथेंस से, डेनमार्क, स्पार्टा, इनसे किससे रिलेटेड रहने वाले हैं। तो अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पेनहेलेनिक खेल 4 प्रकार के पेनहेलेनिक खेल होते थे। इसमें पहला ओलंपस होता था, दूसरा पाइथियन, तीसरा नीमेन और चौथा इस्तेमेन। इस प्रकार 4 खेलों को पेनहेलेनिक खेल कहते थे। लेकिन ये कहाँ होते थे। तो प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो एथेंस में होते थे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एथेंस में पेनहेलेनिक खेलों का आयोजन किया जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखें दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो इंट्रोवर्ड जो पर्सनालिटी जो व्यक्ति होता है, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है यहाँ पे उसकी रुचि क्या रहेगी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी। जो दोस्तों ये जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था कार्ल युंग या जुंग के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। जो जुंग है या युंग है, इस प्रकार जो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया गया था। उनमें से जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं उसकी रुचि किस में रहती है, इनके जो नेचर होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। दूसरों में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, शारीरिक कार्यों में रखते हैं या फिर खुद स्वयं अपने आप में रुचि रखेंगे, ये आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 और अंतर्मुखी व्यक्ति वो रुचि रहेगी वो खुद अपने आप यानी स्वयं खुद में ही रुचि रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों।
प्रश्न नंबर 27 रहेगा पेस दौड़ों का संबंध है। यहाँ पे दोस्तों पेस दौड़ों का, पेस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे स्पीड, स्प्रिंट, यहाँ पे स्प्रिंट रेस, जो स्प्रिंट रेस होती है दोस्तों उसका संबंध किससे रहेगा, ये पूछा गया है। पेस दौड़ों का संबंध किससे रहेगा, स्प्रिंट दौड़ों का संबंध किससे रहेगा, यानी किसकी जरूरत पड़ती है पेस दौड़ों में, स्प्रिंट दौड़ों में, तो गति की, लचीलापन, दमखम या शक्ति, इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। और दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है ये 2013 से रिलेटेड भर्ती से प्रश्न संबंधित है, और तो इसमें जो इसका सही आंसर माना गया था वो रहेगा पेस दौड़ों का संबंध किससे रहेगा, वो रहेगा दोस्तों दमखम से रिलेटेड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों दमखम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट होगा प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करते रहे, और प्रतिदिन की क्लासों से रिलेटेड PDF और आंसर की भी आप आसानी से टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को शानदार और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, खाली समय का सदुपयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे जो फ्री टाइम होता है इसका सदुपयोग किस में करते हैं, यहाँ पे दोस्तों टाइम कौन सा है, तो वो टाइम रहेगा अपना खाली। यहाँ पे दोस्तों खाली समय का सदुपयोग होता है, तो किस कार्य में खाली समय का सदुपयोग रहेगा दोस्तों, यहाँ पे जनसंपर्क, निर्देशन, पिकनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको मैं बताऊं खाली समय का सदुपयोग किस में रहने वाला है, तो प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पिकनिक में खाली समय का सदुपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मनोरंजन होता है, मनोरंजन में भी खाली समय का उपयोग, यानी पिकनिक के लिए ही मनोरंजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 29 अगला, और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा अपना 29 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 29, फाट लेख प्रशिक्षण का संबंध है। यहाँ पे दोस्तों फाट लेख प्रशिक्षण का संबंध किससे रहेगा, ये आपको बताना है दोस्तों। अगर फाट लेख जिसे अपन स्पीड प्ले, यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछता था, और दोस्तों 100% रिपीट होने वाला प्रश्न रहेगा दोस्तों फाट लेख। या तो इसको ऐसे पूछेगा फाट लेख प्रशिक्षण का संबंध किससे है, या फिर इसका दूसरा नाम स्पीड प्ले बोलते हैं, या फिर इसका जो क्या विकसित करता है, जो प्रश्न में पूछा गया है वो आपको बताना है। तो ये लगभग रिपीट होने वाला प्रश्न होता है दोस्तों। यहाँ पे जो फाट लेख, और ये कौन सा स्वीडिश शब्द होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है, स्वीडिश शब्द से रिलेटेड है फाट लेख, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों फाट लेख प्रशिक्षण का संबंध किससे रहेगा, तो फाट लेख का प्रशिक्षण रहेगा वो दोस्तों दमखम। यहाँ पे दोस्तों दमखम, और वैसे अगर इसको अपन दूसरे तरीके से बोले तो फाट लेख का मतलब एंडोरेंस यानी सहनशीलता से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों अपना, ट्रेकिया का संबंध है। यहाँ पे दोस्तों ट्रेकिया का संबंध किससे है ये पूछा गया है दोस्तों, तंत्र से रिलेटेड है। यहाँ पे जो उत्सर्जन, परिसंचरण, श्वसन या पाचन तंत्र, 4 प्रकार के तंत्र दिए गए, तो इनमें से किस तंत्र से रिलेटेड ट्रेकिया रहेगा ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो सीधा सीधा मानव होता है, और इसमें जो इसका मुख होता है, यहाँ पे दोस्तों जो मनुष्य का मुंह होता है, इस मुंह से होते हुए नाक, और इसके मुंह से होते हुए जो यहाँ पे श्वास नाल जाती है, इस श्वास नाल इसे अपन ट्रेकिया बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिलेटेड रहेगा, वो रहने वाला है दोस्तों श्वसन तंत्र से रिलेटेड, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहेगा, वो रहने वाला है ट्रेकिया, ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों श्वसन तंत्र। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। रिपीट प्रश्नों का अपन जरूर यहाँ पे लगभग DSSB, UP, MP, उत्तराखंड से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं उनका भी अपन बार बार रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे एग्जाम में प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 देंगे दोस्तों, सभी टीमों को एक दूसरे से खेलना होता है, ये कौन सी प्रतियोगिता में होता है, ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे एक दूसरे से सभी टीमें खेलेगी, तो वो कौन सी प्रतियोगिता में खेलेगी ये पूछा गया है। आपको दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा वो बताना है कि चैलेंज प्रतियोगिता, कॉम्बिनेशन, लीग या नॉकआउट, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता है जिसमें सभी टीमें एक दूसरे से खेलती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको हिंट के रूप में बता दूं तो नॉकआउट प्रतियोगिता में टीम एक बार हारने पर ही टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो टीमें एक दूसरे से खेलेगी वो कौन सी प्रतियोगिता रहेगी, तो प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा वो तो लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे जो लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता रहेगी ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट होगा प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, मनोरंजन खेल का एक भाग है। यहाँ पे दोस्तों मनोरंजन खेल का एक भाग है, कौन से खेल का एक भाग है यहाँ पे पूछा गया है, मनोरंजन खेल एक भाग है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न दोबारा से पढ़ना है आपको कि मनोरंजन खेल एक भाग है।
यहाँ पे दोस्तों मनोरंजन खेल को एक ही शब्द में पढ़ना है कि मनोरंजन खेल एक भाग है। किसका भाग है ये पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे निर्देशन का भाग रहेगा, प्रस्तावित व्यायाम, जनसंपर्क का भाग रहेगा या फिर पाठ्य योजना का भाग रहेगा, इनमें से कौन सा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान का भाग रहेगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, लेसन प्लान का भाग होता है वो रहने वाला है मनोरंजन यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है वो लेसन प्लान का भाग रहेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें और संबंधित आंसर की और पीडीएफ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 रहेगा अपना, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है ये पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है इसमें जो जनसंपर्क रहेगा वो आवश्यक क्यों है ये पूछा गया है दोस्तों। शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक क्यों है ये पूछा गया है और इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, शारीरिक शिक्षा की योग्यता के लिए, या फिर शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य के लिए जनसंपर्क आवश्यक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा वो दोस्तों उपरोक्त सभी क्रियाओं के लिए शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क ये आपको आवश्यक रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। चले दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 34 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है ये आपको बताना है कि दोस्तों जो मांसपेशियाँ होती है वो अपनी इच्छा और दिमाग से जो संचालित होने वाली मांसपेशियाँ है वो कौन सी रहेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों मांसपेशियाँ 3 प्रकार की रहेगी, वो ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी आपको ध्यान रखना है। यानी ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी होती है वो 3 प्रकार की मांसपेशी रहेगी। लेकिन कौन सी मांसपेशी अपनी इच्छा या दिमाग से कार्य करती है वो अपने नियंत्रण में रहती है। तो प्रश्न नंबर इसका 34 का आंसर क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 34 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ऐच्छिक मांसपेशी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐच्छिक मांसपेशी अपनी इच्छा या दिमाग से कार्य करती है और इसमें कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करता है तो वो अपने को ध्यान रखना है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड अगर कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है ये आपको पूछा गया है दोस्तों। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित किस पे रहेगा। जो दोस्तों यहाँ पे जो वापस पुनर्शक्ति यानी जो थकान होती है उसके बाद में वापस पुनर्शक्ति प्राप्त होती है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है कि अपन ने मेहनत की और उसके बाद में अपनी जो रिकवरी हो जाती है वापस रिकवरी होती है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित रहेगी। तो कौन सी विधि पे, तो निरंतर विधि, फाटलेग, अंतराल विधि और इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर आपको बताना है। तो प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत वो रहेगा दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग यानी अंतराल विधि में, जिसमें अपन कार्य करवाते हैं फिर थोड़ा सा उसमें गैप देते हैं, फिर कार्य करवाते हैं फिर गैप देते हैं। इस प्रकार इसमें रिकवरी यानी पुनः शक्ति प्राप्ति होती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 36 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 36 कुंभक का संबंध है। यहाँ पे दोस्तों कुंभक जो योग से रिलेटेड प्रश्न है तो कुंभक का संबंध किससे रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको 3 शब्द जरूर ध्यान रखना है, पूरक, कुंभक और रेचक, ये आपको 3 शब्द याद रखने हैं, ये पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो पूरक का संबंध होता है वो श्वास को अंदर लेने से होता है, कुंभक का अर्थ होता है वो श्वास को रोक कर रखने से होता है, और रेचक का श्वास को वापस बाहर निकालने से होता है। तो यहाँ पे अब श्वास भी यहाँ पे दोस्तों श्वास शब्द बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब श्वास किस में कार्य होता है तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों श्वास का जो काम होता है वो प्राणायाम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुंभक का संबंध किससे निकल के आ गया तो प्रश्न नंबर 36 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्राणायाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 और लगभग दोस्तों अपनी प्रश्नोत्तरी कंप्लीट होने वाले और 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। और आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप जरूर ना भूलें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 रहेगा अपना। प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या होता है, ये पूछा गया है कि प्रकृति में यानी नेचुरल प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति के समीप रहकर को अनुभव होता है वो कौन सा अनुभव होता है। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में आपको बता दूं कि कौन सा अनुभव रहेगा कि प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे खेल, शिविर, मनोरंजन या योग। तो प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों शिविर, वो प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप का अनुभव हमें कराता है, वो कराता है शिविर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों अपना।
योगस्थितवर्ती च निरोधक परिभाषा किसने दी, ये भी योग से रिलेटेड डेफिनेशन रहेगी, कोटेशन रहेगा दोस्तों। जो योगस्थितवर्ती च निरोधक परिभाषा दी है यहाँ पे किसने दी है ये परिभाषा, ये पूछी गई है। तो दोस्तों योग से रिलेटेड आपको बताना है वेदव्यास, महर्षि पतंजलि, बाबा रामदेव या महात्मा गांधी, किसने दिया कि योगस्थितवर्ती च निरोधी परिभाषा। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों महर्षि पतंजलि ने ये कोटेशन या परिभाषा दी है। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न 39 रहेगा दोस्तों। संस्थागत प्रतियोगिताएं होती है यहाँ पे दोस्तों, संस्थानगत अंतर्गत जो प्रतियोगिता यहाँ पे रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पे जो कमांड शब्द दिया गया है इसको आपको संस्था अंतर्गत प्रतियोगिताएं होती है वो पूछा गया है। यहाँ पे एक ही संस्था के अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं होती है दोस्तों, इसमें जो प्रतियोगिताएं होगी वो क्या कहलाएगी, ये पूछा गया है कि एक ही संस्था के अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं होगी वो क्या कहलाएगी। ये आपको बताना है कि इससे भी जो प्रतियोगिता होगी इनसे आपस में एक दूसरे से जो प्रतियोगिता होगी वो क्या कहलाएगी, लेकिन ये संस्था के अंदर ही हो रही है। तो प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों संस्था अंतर्गत प्रतियोगिता होती है वो संस्था के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती है, जिसे अपन इंट्रामुरल बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इंट्रामुरल प्रतियोगिता संस्था के अंदर ही होती है और इसमें भी संस्था अंतर्गत प्रतियोगिता होती है वो संस्था के अंदर ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 40 और दोस्तों प्रश्न नंबर 40 और इसमें से कितने प्रश्न आप सही आंसर दे पाए हैं वो भी अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर शेयर करें। प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों, किसी कार्य को शुरू करने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पे दोस्तों किसी भी कार्य को शुरू करने की, यहाँ पे दोस्तों किसी कार्य को तैयारी की प्रक्रिया, यहाँ पे शुरू नहीं दोस्तों, किसी कार्य को तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तैयार होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है ये पूछा गया है। तो दोस्तों किसी भी कार्य को शुरू करने की प्रक्रिया लिम्बरिंग डाउन, प्रशिक्षण, वार्मिंग अप या मनोरंजन, इनमें से कौन सा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों वार्मिंग अप, किसी कार्य को शुरू करने की प्रक्रिया, और लिम्बरिंग डाउन अंत यानी कार्य को खत्म करने की प्रक्रिया होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने 40 प्रश्नों का एनालिसिस किया है और आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आज की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे। और दोस्तों प्रतिदिन की क्लासों की PDF भी आप कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चले दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई प्रश्नोत्तरी और एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।